आपका पसंदीदा नेशनल। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। हरियाणा से तस्करी कर डीजल पेट्रोल लाने वालों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। झुंझुनू पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई कर करीब 4000 लीटर डीजल जब्त किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पहली कार्रवाई खेतड़ी पुलिस ने और दूसरी कार्रवाई पचेरी पुलिस ने की है। पचेरी पुलिस ने एक पिकअप पर रखा चलता फिरता पेट्रोल पंप ही जब्त कर लिया, तो खेतड़ी पुलिस ने 2 पिकअप से 3700 लीटर डीजल जब्त किया है। निजामपुर की तरफ से एक पिकअप आती दिखाई दी, इसको रुपया चेक किया तो उसमें 9 ड्रम डीजल के भरे गए थे। उसने बताया कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं दे पाया कहाँ से लाया क्या कर, तो उसने बताया कि हम हरियाणा से डीजल ला के और राजस्थान में महंगे भाव बेचते हैं। इस पर चालक शीश राम पुत्र फूलचंद दीपरा को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे अनुसंधान जारी है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अब गुजरात ने भी राज्य सीमा में प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसी के तहत राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रतनपुर मांडली उड़वा बॉर्डर को गुजरात पुलिस ने सील कर दिया है। गुजरात पुलिस सख्ती से अपने यहां आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट चेक कर रही है। इतना ही नहीं, जिन यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं पाई जा रही है उन्हें गुजरात सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान से वापस अपने घर लौट रहे गुजरातियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गुजरात से हम गए थे राजस्थान पर घूमने के लिए। यहाँ पे हमको PCR रिपोर्ट फर्जियाती कर दिया है। हमको तो मालूम था नहीं, निकल गए। अब यहाँ फैमिली भी साथ में है, थोड़े परेशान भी है। कहाँ जाए, हमारा राजस्थान घर नहीं है हमारा, कहाँ जाए हम? अभी रतनपुर बॉर्डर पे खड़े हैं, परेशान कर रहे हैं। कहाँ से आप? गुजरात। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में आग लगने का दौर फिर शुरू हो गया है। पिछले बुधवार को अभ्यास क्षेत्र के पास जो आग लगी थी उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वन्य जीव अभयारण्य में आग लगने से वन संपदा जल रही है। देसूरी उपखंड के गानेराव कस्बे से 7 किलोमीटर दूर सैफों की गाठी के पहाड़ पर बुधवार को जो आग लगी है वो आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। गांव वालों ने दोपहर को जब पहाड़ से धुआं निकलता देखा तब उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और फिर आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। होली के बाद शीतला माता की खास पूजा होती है और इस बार भी महिलाएं शीतला माता की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से कर रही हैं। अष्टमी की पूजा हो रही है। अष्टमी अभी क्योंकि 2 दिन दूर है, पर उस दिन अष्टमी के साथ नवमी भी है, तो इसलिए आज छठ में ही अष्टमी की पूजा हो रही है। ये माता माई निकलती है ना, इसलिए ठंडा बना के 7वें के दिन तो बनाते हैं और 8वें के दिन पूजते हैं और ठंडा खाते हैं। आपको बता दें कि हिंदुओं में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व है। शीतला माता को समर्पित ये दिन होली के 8वें दिन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 4 अप्रैल दिन रविवार को है, लेकिन कुछ जगहों पर सप्तमी तिथि को भी मनाया जाता है, जिसे शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। शीतला माता की पूजा में मां को भोग बासी ठंडा खाना से लगाया जाता है, जिसे बसोड़ा के नाम से भी जानते हैं। बड़े उत्साह के साथ ये महिलाएं त्यौहार मना रही हैं और ठंडे जो पकवान बनाए जाते हैं एक दिन पहले और ठंडे पकवान के बाद आज सुबह पारंपरिक परिधान पहनकर ये महिलाएं ठंडे पानी से नहाकर यहाँ पर पूजा के लिए आती हैं। जितने भी शीतला माता के मंदिर हैं वहाँ पर इस तरह की भीड़ उमड़ रही है। दौसा में अनेक शीतला माता के मंदिर हैं, वहाँ पर इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में आज बड़ी उत्साह के साथ महिलाएं शीतला माता की पूजा कर रही हैं।
सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में शीतला माता और संतोषी माता के मंदिर पर पुलिस ने ताला लगा दिया है। शीतला माता की पूजा के मौके पर इस तरह मंदिर पर ताला देख वो महिला श्रद्धालु परेशान हो उठी जो यहाँ पूजा करने आई थी। हमने सीता माता की आस्था है, कोरोना चल रहा है इसलिए उस शीतलाष्टमी पर मंदिर में रोक है, लेकिन मंदिर में कोई रोक नहीं है। हम दूसरे मंदिर पे आके आज शीतला माता का पूजन किया है। आस्था भारी है, कोरोना हार जाएगा। दरअसल प्रदेश और गंगापुर सिटी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन मंदिर में तालाबंदी कर पूजा अर्चना पर रोक लगा दी है ताकि यहाँ भीड़ इकट्ठा न हो सके और कोरोना का संक्रमण न फैल सके। पुलिस प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए ये कदम उठाया है, लेकिन उनके इस कदम से यहाँ आ रही महिला श्रद्धालु परेशान हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और पूरे राजस्थान में पिछले जो दिनों दिन 100 से ज़्यादा केसों की वृद्धि हो रही है। इसलिए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार और जो भी मेले हैं उनके आयोजनों को स्थगित किया गया है। तो जहाँ पे संख्या ज़्यादा आती है या मेले का आयोजन होता है उन सबको स्थगित किया है। MBS के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट कर रही ये साक्षी न्यायती है जो तीसरी बार प्लाज्मा डोनेट करने आई है। आपको बता दें कि कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वाला कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और साक्षी की तरह कई लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा में कोरोना काल में अब तक कुल 487 बार प्लाज्मा डोनेशन हुए हैं, जिसमें 6 बेटियों ने भी प्लाज्मा डोनेट किया है और इसमें सबसे कम उम्र की कृष्णा नगर रंगबाड़ी की रहने वाली साक्षी न्यायती ही हैं। साक्षी महज 20 साल की होकर 3 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुकी हैं और कोटा के लिए वो एक मिसाल बनकर उभरी हैं। भी लड़कियां या जो भी लोग कोविड से पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं वो सब आगे आकर प्लाज्मा डोनेशन करें, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है प्लाज्मा डोनेशन की और इसी से लोग ठीक हो रहे हैं। कुछ जानकर की बड़ी आश्चर्य होगा कि लगभग 500 डोनर यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने प्लाज्मा का दान किया। उन 500 में से मात्र 3 ऐसे डोनर थे जो युवतियाँ थी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 20 साल के आसपास की उम्र की थी। कोरोना काल में ई-संजीवनी लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और इसके चलते लोग घर बैठे बैठे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। करौली में भी लोग कोविड-19 के दौरान घर बैठे ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श ले रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 10,000 लोग अब तक ई-संजीवनी का लाभ उठा चुके हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 2 लाख से भी अधिक लोग इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। ई-संजीवनी की सुविधा 4 मई 2020 को शुरू हुई थी और राजस्थान में 350 से ज्यादा डॉक्टर इसके लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं, जो लोगों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श दे रहे हैं। अगर आप भी ई-संजीवनी सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो www.sanjeevaniopd.in या फिर विभागीय पोर्टल www.rajyaswasthya.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य विभाग तथा सीडेट मोहाली इन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत कोई भी मरीज, कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने मोबाइल फोन के द्वारा या फिर अपने पीसी के द्वारा या अपने लैपटॉप के द्वारा किसी भी जगह से किसी भी जगह तक परामर्श सुविधा प्राप्त कर सकता है। ई संजीवनी योजना में बेसिकली घर बैठे ही चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलता है। ज़्यादातर देखा गया 90% पेशेंट जो होते हैं वो करीब आउटडोर पेशेंट होते हैं, 10% पेशेंट जो होते हैं वो इंडोर पेशेंट होते हैं। बूंद बूंद को तरसता दौसा, 7 दिन में एक बार पानी की सप्लाई। आसमान से सूरज आग उगल रहा है और दौसाबासी बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे हैं। शहर के कई इलाके में हर रोज टैंकर के भरोसे इसी तरह प्यास बुझाने के लिए जद्दोजहद शुरू हो जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक यदि पानी की समस्या है तो वह दौसा जिले में है और दौसा जिला पूरा डार्क जोन जिला है। यहाँ पर लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज होते हैं। दौसा शहर की बात करें तो यहाँ 60% जो आबादी है वहाँ पर नलों की व्यवस्था होती है। ऐसे में जो वहाँ पर 7 दिन में पानी आता है,
हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये जड़ाव फाटक का इलाका है। यहाँ पर जो पेयजल लाइन नहीं है, यहाँ पर जो पानी का जो लोगों को सप्लाई की जाती है वो टैंकर से की जाती है। लेकिन जो यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ पर टैंकर भी नहीं आते हैं, एक एक दो महीने में टैंकर आते हैं। ऐसे में तो लोग मजबूर होकर खुद के पैसे से टैंकर मंगवाते हैं और पानी पीते हैं। खास तौर पर आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के सामने पीने के पानी का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी की कीमत चुकानी पड़ रही है या फिर पानी मांग कर पीना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा समस्या है पानी की। अच्छा। और 5-7 दिन में आ जाता है एक टैंकर। दौसा शहर के करीब 1.25 लाख आबादी की प्यास बुझाने के लिए हर रोज 1 करोड़ 10 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन बिसलपुर से 25 लाख लीटर और स्थानीय जल स्रोतों से 10 लाख लीटर ही पानी उपलब्ध हो पाता है, जिससे शहर के आधे से ज्यादा आबादी की प्यास नहीं बुझती। शहर के 60% हिस्से में नाले से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, लेकिन वहां भी 7 दिन में 1 दिन पानी की सप्लाई की जाती है। 20 मिनट 20 खबर में अब देखते हैं दूसरे राज्यों की खबरें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बीजेपी नेता के घर पर हुए आतंकी हमले में एक पुलिस वाला शहीद हो गया। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी नेता अनवर खान तो बच गए, लेकिन पुलिस के उस जवान ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जवान के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। उसके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। इसके बाद एक एक कर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के कई अफसरों ने अपने फर्ज के लिए जान कुर्बान करने वाले वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। पुलिस ने बताया कि वेश बदलकर आए आतंकियों ने उस जवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और ड्यूटी करते हुए वो शहीद हो गया। वुड का प्लेट है, एक टेररिस्ट आया, दरवाजा खोलते ही अंधाधुंध फायरिंग किए। इस हमले के बाद बीजेपी नेता के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, साथ ही पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। महाराष्ट्र के नासिक से डराकर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ की जिला अदालत के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई थी, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि यह आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां से निकल रहे धुएं ने कुछ पल के लिए सबकी सांसें थाम कर रख दी, क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में कई मामलों से जुड़े दस्तावेज मौजूद थे। आग देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने सीढ़ी का भी इस्तेमाल किया। उसकी मदद से वो रिकॉर्ड रूम की छत पर चढ़े। पुराना बिल्डिंग है, उसमें पूरा टोटल लकड़ी का काम है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आग बुझाने की कवायद के बीच कुछ लोगों ने फुर्ती दिखाकर रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेजों को जलने से बचा लिया। लखनऊ में कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप में फन मॉल के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे बंद करवा दिया गया। आरोप है कि प्रशासन की ओर से कई बार चेतावनी देने के बाद भी वहां कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने लखनऊ के सबसे बड़े मॉल पर कार्रवाई की और उसके मेन गेट पर ताला जड़ दिया। कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में सीज कर दिया गया है और यहाँ पर ताला जड़ दिया गया है। बताया गया है कि अगले आदेश तक ये मॉल इसी तरह बंद रहेगा। यहाँ पहुँचे अधिकारियों ने पहले मॉल में मौजूद लोगों को बाहर निकाला और फिर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मॉल अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद किया गया है और इनसे जवाब मांगा गया है। खबर है कि मॉल को सील करने से पहले उसके मालिक को इसकी जानकारी दे दी गई थी। आपको बता दें कि जिला अधिकारी लखनऊ की तरफ से शॉपिंग मॉल फन को पहले ही नोटिस दिया गया था कि वो एपिडेमिक एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुधार न होने पर उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने एक बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब वो बच्ची अपने पिता के पीछे दौड़कर सड़क पार कर रही थी।
लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार वहां पहुंची और उसने बच्ची को टक्कर मार दी। इससे पहले उस बच्ची का पिता सड़क पर खड़े एक मोटरसाइकिल सवार से बात करता नजर आया। कुछ देर बाद वो सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा। पिता को देख बच्ची भी दौड़कर सड़क पार करने लगी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और वो बच्ची को कुचलते हुए वहां से कार समेत भाग निकला। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग तेजी से भागकर वहां पहुंचे और बुरी तरह जख्मी बच्ची को उठाने लगे। हालांकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। उत्तर प्रदेश के बरेली में आरएसएस के एक कार्यकर्ता की पिटाई के आरोप में बीजेपी और पुलिस आमने सामने आ गई। कार्यकर्ता का आरोप है कि सड़क पर एक आदमी से हुई गाली गलौज की शिकायत जब वो पुलिस चौकी में करने पहुंचा तो कुछ पुलिस कर्मियों ने उसे ही पीट दिया, जिसके बाद मामले की भनक लगते ही इलाके में कोहराम मच गया। बीजेपी ने अपनी ही पार्टी की सरकार में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग में बरेली से बीजेपी के मेयर, विधायक और कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ तो नारेबाजी की ही, राम के नाम के नारे भी खूब लगाए। विरोध प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर जैम लग गया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की होने लगी। कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं हुआ और देखते ही देखते गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। इस बहस के दौरान पुलिस ने माना कि कुछ पुलिस कर्मियों ने आरएसएस कार्यकर्ता के साथ मारपीट की, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और जांच अभी भी जारी है। साथ ही बीजेपी ने आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग भी की है। के द्वारा अधिक पुलिस बल का प्रयोग किया गया था, तो 4 जो सिपाही थे उनको लाइन भेज दिया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच पंचायत चुनाव के मुद्दे पर विवाद था। यही विवाद बहस के बाद हिंसक झड़प में बदल गया। सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग लाठियों से एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। इससे पहले ये लोग आपस में बहस करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। दोनों गुटों के बीच पथराव भी हुआ। मारपीट शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। बताया गया है कि पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल कर पिछले 1 महीने में ही कई बड़ी कार्रवाई कर डाली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में पुलिस की टीम ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी करती नजर आई। ड्रोन से मिली तस्वीरों के आधार पर इस टीम ने छापेमारी की और अवैध शराब के एक बड़े कारोबारी को धर दबोचा। वहां से पुलिस को भारी मात्रा में कच्ची शराब भी मिली, जिसे जमीन पर बहा दिया गया। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी पुलिस ड्रोन की मदद से नशे का काला कारोबार चलाने वालों तक पहुंच गई। बरामदगी हुई है, उसमें ड्रोन का इसमें अहम भूमिका रही है। बताया गया है कि ड्रोन का इस्तेमाल करने की वजह से पुलिस अवैध शराब के कई कारोबारियों को पकड़ने में कामयाब रही, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशनों पर सामान को सैनिटाइज करने वाली मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर लगाई गई हैं। सैनिटाइज करने वाली मशीनें देखने में हूबहू किसी स्कैनिंग मशीन की तरह ही हैं, लेकिन ये सामान को सैनिटाइज करने का काम करती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई एक तस्वीर में कुछ लोग ऐसी ही एक मशीन में अपना सामान रखकर उसे सैनिटाइज करते नजर आए। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन तीनों जगहों पर इस तरह की मशीन लगाई गई है। ये मशीनें लेजर तकनीक से सामान को सैनिटाइज करती हैं।
सर डेली दिन में है 200-250 पैसेंजर करा लेते हैं। हालांकि ये सुविधा मुफ्त में नहीं मिल रही है। यात्रियों को एक बैग को सैनिटाइज करवाने के लिए 10 रुपए चुकाने होंगे। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता पवन कल्याण की नई फिल्म वकील साहब का ट्रेलर क्या रिलीज हुआ, उनके फैन जोश में होश ही खो बैठे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तो उनके प्रशंसकों ने एक थिएटर में ऐसा बवाल मचाया कि इस खतरनाक महामारी में कोरोना से बचाव के नियम ही तार-तार हो गए, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ट्रेलर रिलीज होना था शाम को 4 बजे, लेकिन फैन थिएटर पहुंच गए 2 घंटे पहले ही। सिनेमा घर के बाहर ही उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दिया। पवन कल्याण के कटआउट को दूध से नहलाया गया, उसके आगे दर्जनों नारियल फोड़े गए। नाच गाना तो हुआ ही, आतिशबाजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसके बाद तो थिएटर के अंदर घुसने के लिए पवन कल्याण के फैंस में ऐसी भगदड़ मची कि उन्होंने कांच का दरवाजा ही चकनाचूर कर दिया। उतावलेपन की ऐसी पराकाष्ठा की किसी की जान पर ही बनाए। और जब नौबत मारामारी की आ जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की तो बात ही बेमानी है। हॉल के अंदर भी लगभग हर शख्स फिल्म के ट्रेलर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करता नजर आया। ट्रेलर देखकर फैंस ने इतना शोर मचाया कि ट्रेलर की आवाज ही दब गई। एक सेकंड तक के लिए शोर बंद नहीं हुआ और फिर जैसे ही स्क्रीन पर पवन कल्याण की एंट्री हुई, कान फाड़ देने वाली चीखें दोगुनी हो गईं। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। अमेरिका से तनातनी के बीच रूस ने साइबेरिया के इलाके में अपने S-400 मिसाइल सिस्टम का दम दिखाया। रूस का ये हथियार दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को हवा में मार गिराने की ताकत के लिए जाना जाता है, जिसका रूस ने प्रदर्शन करके भी दिखाया। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में S-400 की मिसाइलें हमलावर मिसाइलों को हवा में ही तबाह करती नजर आईं। इससे पहले एक खास तरह के ट्रक में लदी इन मिसाइलों को एक बर्फीले इलाके में ले जाया गया। पहले से तय जगह पर पहुंचने के बाद इन मिसाइलों को उनकी पोजीशन पर तैयार कर दिया गया। इसी बीच एक दूसरे इलाके से एक के बाद एक कई हमलावर मिसाइलें दागी गईं। इन मिसाइलों के आसमान में पहुंचते ही S-400 सिस्टम चालू हो गया और उसने इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इन इंटरसेप्टर मिसाइलों ने कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ से आ रही हमलावर मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक पैलेट यार्ड में भीषण आग लग गई। खबर है कि आग की चपेट में आने से आसपास के कई मकान भी जलकर बर्बाद हो गए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पूरा पैलेट यार्ड भयानक लपटों में धधकता दिखाई दिया। तेज हवाओं ने भी आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से ही लपटें चारों तरफ फैलने लगी। लपटों के साथ वहां से काले धुएं का गुबार भी उठता दिखा। एहतियातन पुलिस ने आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया। आग को बुझाने में दमकल की 150 से ज्यादा गाड़ियों को तैनात किया गया। इस हादसे में वहां रखा सामान और कई गाड़ियां भी स्वाहा हो गईं। म्यांमार में तख्ता पलट हुए 2 महीने पूरे हो गए, लेकिन वहां लोगों के दिलों में लोकतंत्र की लौ अब भी जल रही है। सेना के 60 दिन से जारी सितम के खिलाफ म्यांमार के अलग अलग शहरों में बेखौफ आंदोलनकारी अपनी जान की परवाह किए बिना एक बार फिर सड़कों पर उतरे और वहां के सबसे बड़े शहर यांगून से सामने आई तस्वीरों में कई प्रदर्शनकारी गली कूचों से गुजरते नजर आए। सेना की गोली के डर से भी उनकी आवाज नहीं दबी और चुनी हुई सरकार को बहाल करने के लिए उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई में 500 से ज्यादा लोगों की बलि चढ़ चुकी है। ऐसे में प्रदर्शनकारी अपने साथियों के दिए बलिदान को बिल्कुल नहीं भूले
अपने दर्द को दिखाने के लिए उनके चेहरों पर लाल पेंट से आंसू बने नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के मन में अपने साथियों को खोने का दुख इतना ज्यादा था कि उनकी आंखों से सच्चे आंसू ही निकल गए। मरने वालों के लिए उन्होंने गीत भी गाए। यंगोन के एक दूसरे इलाके में लोगों ने सेना के बनाए संविधान की कॉपियों को बीच सड़क पर जलाकर सेना के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया।